वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम मोलिकुलर बायोलॉजी को पढ़ रहे थे, तो कल हमने अपना यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो बच्चों जो यूकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम है जिसका हम रेप्लिकेशन करेंगे वो किस फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम्स आर इन लीनियर फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर है बच्चों? लीनियर फॉर्म के। और उस क्रोमोसोम पे मल्टीपल ओरिजिन साइट्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल origin site are present। ठीक है। जैसे हम यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। कल हम जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे वहां पे 13 सीक्वेंस और 9 सीक्वेंस प्रेजेंट थे। ऐसे ही यहाँ पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है जिनका नाम है डीएनए, जिनका नाम है सीक्वेंस ए, सीक्वेंस B1 और सीक्वेंस B2। जैसे ये सीक्वेंस है सीक्वेंस ए, कुछ सीक्वेंस है बच्चों सीक्वेंस B1 एंड सीक्वेंस B2। ये है B1 और ये है बच्चों B2। इसको बोलेंगे हम बच्चों सीक्वेंस ए सीक्वेंस, B1 सीक्वेंस और B2 सीक्वेंस। और सबसे पहले यहाँ पे जो आता है इनिशिएटर प्रोटीन, जैसे हमने डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था, जो इनिशिएटर प्रोटीन कौन था वहाँ पे? डीएनए AATP। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस ओरिजिन साइट पे इसके जो बच्चों जो ओरिजिन साइट है उसको हम क्या बोलते हैं? ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ये इसकी AR है ओरिजिन, ओरिजिन की साइट ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और यहाँ पे सबसे पहले जो इनिशिएटर प्रोटीन आएगा ORC1 to 6, जो सबसे फर्स्ट ओरिजिन ORIC, ओरिजिन पे कौन कौन आएगा बच्चों? ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स 1 to 6। ORC1 to 6 ATP की फॉर्म के अंदर, इसके साथ क्या अटैच है? ATP। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ORC1 to 6। और इसके साथ जो सबसे पहले जो हेलिकेज इसके बाद कौन सा आएगा? हेलिकेज प्रोटीन, हेलिकेज एंजाइम। और इसी के साथ आता है बच्चों, हम इसको अलग कलर से मेंशन करते हैं, CDT6 अपनी ATP की फॉर्म के अंदर इसी के साथ आता है बच्चों। क्या नाम है बच्चों इसको? CDT6। अब इसके बाद आता है बच्चों हेलिकेज एंजाइम, जिसका नेम यहाँ पे क्या है? MCM227। ये हेलिकेज एंजाइम है। और इसके साथ जो हेलिकेज लोडर है CDT1, ये एक हेलिकेज लोडर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक हेलिकेज लोडर है जो यहाँ पे आता है। और ये कौन सी साइट पे जाके अटैच होता है? B1 और B2 सीक्वेंसेस पे। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। इनके बाद
जो आता है वो है बच्चों, जैसे ये है सीक्वेंस ए, जहाँ पे इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स ORC1 to 6 ATP की फॉर्म में अटैच हुआ है, उसके साथ CDT6 हेलिकेज लोडर, और B1 और B2 सीक्वेंस पे अटैच होता है MCM2 सीक्वेंस, और उसके साथ जो उसका हेलिकेज लोडर है वो क्या है, CDT1, जो इसके साथ आया यहाँ पे। ये दोनों बच्चों B1 और B2 साइट पे अटैच करते हैं। ये है A, B1 सीक्वेंस, B2 सीक्वेंस। इनको हम क्या बोलेंगे, MCM2 to 7, 2 सब यूनिट के ये प्रोटीन है, MCM2 to 7। और CDC6, ये क्या है बच्चों, OR ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, और ये किस फॉर्म के अंदर आया है, ATP की फॉर्म के अंदर, ORC1 to 6 ATP। और इसके साथ जो हेलिकेज लोडर है बच्चों, उसका नाम है CDC6। ये है बच्चों CDT6, और यहाँ पे जो हेलिकेज लोडर आया है वो क्या है, CDT1। इसका क्या नाम है बच्चों, CDT1। और ये भी अपनी किस फॉर्म के अंदर है, ATP की फॉर्म के अंदर। CDT1, CDC6 ये किस फॉर्म के अंदर है, अपनी ATP की फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो DNA है, यहाँ पे कुछ एंजाइम और आते हैं। ये जो MCM2 to 7 है, जो हेलिकेज एंजाइम है, ये एक्टिवेट कब होता है, ये एक्टिवेट होता, हेलिकेज लोडर एक्टिवेट होता है S फेज के अंदर। ठीक है बच्चों, S फेज के अंदर, और लोडिंग होती है G1 फेज के अंदर। अब यहाँ से ये हेलिकेज की लोडिंग करवा के यहाँ से ये दोनों CDT1 और CDT6 यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। CDT1 ये, और CDT1, CDT6, CD CDC6, ये बच्चों CDC है, CDC6। और अपनी किस फॉर्म के अंदर, ये हाइड्रोलाइज हो गया यहाँ पे, इसने ADP में कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म के अंदर, ADP में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ये जो CDC1 है, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसको MCM2 को एक्टिवेट कैसे करवाएंगे। जो MCM2 का बच्चों जो एक्टिवेशन है वो S फेज के अंदर होता है, और MCM2 की जो लोडिंग है, इसकी जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड कलर से, इसकी जो MCM2 की जो लोडिंग है वो किस फेज के अंदर होती है, G1 फेज के अंदर। MCM2 to 7 लोडिंग इन G1 फेज, G1 फेज के अंदर इसकी लोडिंग होती है। और S फेज के अंदर इसका एक्टिवेशन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसका एक्टिवेशन कैसे होता है। जो S फेज के अंदर CD के काइनेज है, और साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन और CD के जो का को कॉम्प्लेक्स है, वो SLD2 SLD3 एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को फोस्फेट फोस्फोराइलेट करते हैं, और CDT काइनेज MCM2 to 7 को फोस्फोराइलेट करता है, जिससे ये एक्टिवेट होता है बच्चों। ठीक है, ये जैसे कि सीक्वेंस है, A सीक्वेंस,
और ये है बच्चों B1 और B2 सीक्वेंस। ये क्रोमोसोम के जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन ARS ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, जो ओरिजिन साइट है वहां पे ये सीक्वेंस पाए जाते हैं बच्चों। इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस A, जहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन अटैच हुआ, और ये है B1 और ये है B2। और यहाँ पर बच्चों MCM27 B1 और B2 सीक्वेंसेस पे अटैच है। MCM27 क्या है बच्चों इसका नाम, हेलिकेज एंजाइम का MCM227। और ऐसे ही जो इनिशिएटर प्रोटीन है ORC126 जो सीक्वेंस ए पे अटैच है। कहाँ पे अटैच है बच्चों, सीक्वेंस ए पे, जैसे कि ऐसे, जैसे कि ऐसे। ये देखो बच्चों, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC126, ORC126 ये। अब बच्चों जो हेलिकेज का जो एक्टिवेशन, ये अपनी किस फॉर्म के अंदर आता है, एटीपी की फॉर्म के अंदर आता है, जो अब कन्वर्ट हो चुकी है एडीपी की फॉर्म के अंदर। इसके बाद बच्चों जो हेलिकेज एंजाइम का जो एक्टिवेशन होता है वो कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं। किसका फॉस्फोराइलेशन होता है, कौन करवाता है, कैसे करवाता है, ये देखते हैं बच्चों। हेलिकेज एक्टिवेशन, हेलिकेज एक्टिवेशन। जो हेलिकेज एक्टिवेशन है फर्स्टली वो किस फेज के अंदर होता है, एस फेज में। और जो लोडिंग किस फेज के अंदर होती है हेलिकेज की, G1 फेज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो एस फेज के अंदर जो एंजाइम है साइक्लिन और सीडी के प्रोटीन है CDK2 और उसके साथ साइक्लिन ए, साइक्लिन ए प्रोटीन, ये यहाँ पे एक्टिव रहते हैं बच्चों। और एक और होता है एस फेज के अंदर, वो कौन है बच्चों, DDK काइनेज, DDK काइनेज, DDK काइनेज। DDK की सर फुल फॉर्म क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? यस बच्चों, क्यों नहीं। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों DEF4, DEF4 डिपेंडेंट, डिपेंडेंट काइनेज। ये है बच्चों, ये क्या करवाते हैं, ये एक्टिवेट करवाते हैं किस, फॉस्फोराइलेट करवाते हैं किसको, ये तो MCM27 को एक्टिवेट करवाएगा, फॉस्फोराइलेट करवाएगा। जैसे कि ये किसको, किसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ेगा, MCM227, इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है। और ऐसे ही ये अटैच करता है SLD2, SLD3, और फिर ये रिक्रूट करते हैं एक एंजाइम DPB11, आई थिंक DPB11, इस प्रोटीन को ये एक्टिवेट करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। ये देखो, ये किस फेज के अंदर चल रहा है, एस फेज के अंदर हेलिकेज का एक्टिवेशन समझ रहे हो। DDK काइनेज, साइक्लिन CDK, साइक्लिन CDK2 और साइक्लिन ए और DDK काइनेज। ये है बच्चों सीक्वेंस B2, ये है बच्चों B1। और इससे पहले कौन सा है बच्चों,
सीक्वेंस ए, जहाँ पे ORIC इनिशिएटर प्रोटीन अटैच है और MCM2 एक्टिवेट हो चुका है अब इस मीडियम के अंदर, जैसे कि ऐसे। ये सीक्वेंस ए है, ये B1 है, ये B2 है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का था जो इनिशिएटर प्रोटीन ORC126। ये कौन है बच्चों? ORC126 ADP की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में है अब बेचारा? ये ADP की फॉर्म में। और ऐसे ही बच्चों जो B1 सीक्वेंस है और B2 सीक्वेंस है, यहाँ पे MCM27 यहाँ पे खड़े हैं तलवार लेके कि हमें बुलाओ, अब हम चीर फाड़ करने के लिए तैयार है। ये है बच्चों। और जो ये SLD2 है और SLD3 है, DPB11 है, ये अब अटैच हो जाते हैं कहाँ पे? MCM2 के साथ। और MCM2 को भी फॉस्फोराइलेट किसने करवाया? DDK काइनेज ने। ये फॉस्फेट और फॉस्फेट। और साइक्लिन ए और CDK2 ने SLD2 SLD3 और DPB11 को फॉस्फोराइलेट किया ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। इनका काम क्या है सर? ये एक्टिवेट क्यों हो रहे हैं? ये अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है? यस, ये इतनी कितनी मदद कर देते हैं MCM27 की ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से तोड़ते हैं। तो इनका बच्चा मेनली काम है किन्हीं 3 और प्रोटीन को रिक्रूट करना, सिर्फ इनका यही काम है। और फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, चुपचाप भाग जाएंगे ऐसे। इनका मेनली काम क्या है? कुछ 3 प्रोटीन्स है उनको रिक्रूट करना, जैसे GINS प्रोटीन, CDC45 प्रोटीन, और लास्ट है बच्चों DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो लीडिंग स्टैंड के ऊपर सिंथेसिस करवाता है एप्सिलॉन। और लैगिंग स्टैंड पे कौन करवाता है बच्चों? लैगिंग स्टैंड पे करवाता है DNA पॉलीमरेज डेल्टा। और जैसे ही ये इन तीनों को रिक्रूट करवाते हैं बच्चों, ये यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, SLD2 SLD3 और ये देखो SLD2 SLD3। फिर सर अगर इनको हटना ही था तो ये क्यों आए? ये रिक्रूट करते हैं इनको। ये क्या है? दे आर रिक्रूटेड बाय SLD2 SLD3 और DPB11। अगर ये नहीं होते तो ये नहीं आ सकते थे, समझ रहे हो? किसी की मौजूदगी होनी चाहिए कहीं पे जाने के लिए, DPB11, ताकि वो अपना आगे का काम कर सके। तभी तो ये जो MCM27 है, इनको भी जो फॉस्फोराइलेट करवा रखा है ना इसने, ये देखो, ये साइक्लिन ए ने और CDK2 ने। अब जैसे ही बच्चों ये यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे ये अटैच कर जाते हैं कहाँ पे? MCM2 पे, GINS। और ये बॉन्डिंग में बहुत मदद करते हैं कि ताकि ये धड़ाधड़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, DNA को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड करे। बहुत ही सिंपल है। DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन ये तब से यहीं रहता है। ये जैसे ऐसे आदमी होते हैं ना जो मतलब कि पहले आ जाते हैं और लेट जाते हैं कि भाई मुझे तो यहीं पे रहना, मेरी तो बाद में जरूरत, अभी चलता हूँ, बैठा बैठा ठाली पड़ा क्या करूँ। तो ये वो है। ठीक है, इनकी भी कोई अलग कहानी होती है, ये भी बहुत मददगार होते हैं, बाद में मददगार साबित होगा DNA पॉलीमरेज अल्फा सॉरी ये एप्सिलॉन। देखना ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। और जैसे ही बच्चों ये अटैच हुए यहाँ पे, इन्होंने एक्टिवेट करवा दिया और DNA के जो स्टैंड है उसको क्या कर दिया? डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में ओपन कर दिया। समझ रहे हो? ये जैसे ये कि साहब यहाँ जो एक्टिव जो ORS ओरिजिन की जो सीक्वेंस है जहाँ पे ये अटैच थे, B सीक्वेंस B1 और B1 और B2, यहाँ से DNA को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड ओपन
करने की मदद की। और MCM2 प्रोटीन अपने काम, सॉरी, अरे यार दुनिया, तो ऐसे जो MCM27 है वो फटाफट अपना काम करने लग गए। इनके साथ उन्होंने इनके गैल नहीं छोड़ी अभी तक। किसने? GINS और CDC45, ये इसी के साथ ही है। इसका नाम क्या है? MCM227। और ये पेट्रोल से चलते हैं, ये ATP से हाइड्रोलाइसिस करवा के ADP क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ रहे धड़ाधड़ तरीके से। 6 सब यूनिट के प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन प्रोकैरियोट में भी थे, जो हेलिकेज एंजाइम था DNAC, वो भी 6 सब यूनिट का था, 2 3 4 5 6। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है? CDC45 और GINS, ये क्या है? GINS, इसका नाम क्या है? CDC45। और ये पेट्रोल की मदद से चल रहे हैं भाई, ATP को ADP में कन्वर्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं। MCM27, इस बेचारे का क्या नाम है? MCM27, ये देखो ये लिख दिया MCM27। एक बार इन्होंने अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी, फिर ये अपने काम में जो नेक्स्ट आदमी है उसको बुला के लाते हैं कि सर आ जाओ, आपका अब काम शुरू हो गया। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, एक तो CDC45C और MCM27 और G, CMG कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे हम इसको बच्चों? CMG कॉम्प्लेक्स। CMG कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है? ये एक क्या है? एक्टिव हेलिकेज कॉम्प्लेक्स। एक्टिव हेलिकेज कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या क्या है? CDC45, MCM227, GINS, ये है। और इसका ये है क्या? एक्टिव हेलिकेज कॉम्प्लेक्स, जो अब DNA के डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में ऐसे ही चलता रहेगा और करता रहेगा। हम इसको अलग कलर से कर देते, जैसे GINS है, ये GINS है, ये CDC45 है, ऐसे ही ये GINS है और ये CDC45 है। अब ये DNA को डबल स्टैंड फॉर्म से सिंगल स्टैंड फॉर्म में कर लेगा, जैसे कि ऐसे। ये DNA है जो पहले डबल स्टैंडर्ड में था, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, इनके बीच में जो हाइपोथेटिकल लाइन है वो रेप्लिकेशन फोर्क, ये देखो। इधर MCM27 धड़ाके से अपना काम करते हुए चल रहे हैं, बिना किसी की सुने, चुपचाप। ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ATP से ADP बना, ऐसे ही ये ATP का इस्तेमाल करके ATP बना रहे हैं। और इनके साथ जो और 2 आदमी हैं जो इनकी गाड़ी को चला रहे, एक ड्राइवर और कंडक्टर, वो कौन कौन है बच्चों? GINS और CDC45। वेरी गुड। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। CDC45 और क्या है बच्चों? इधर GINS, ऐसे ही इधर GINS और CDC45, इसको क्या बोलेंगे? CGM कॉम्प्लेक्स, जो क्या है बच्चों? एक एक्टिव हेलिकल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले किसकी रिक्रूटमेंट होगी? अब सबसे पहले प्राइमर की होगी। तो क्या तुम्हें याद है बच्चों, पीछे वालों,
क्या तुम्हें याद है कि जो यूकैरियोटिक सिस्टम में, और आप ये भी याद करें कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो प्राइमर कौन था? डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, जो 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा था। और इधर क्या है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर ये है। इसके पास बच्चों दो सब यूनिट है, 4 सब यूनिट का है। 2 सब यूनिट है अल्फा की और 2 सब यूनिट है ए की। ये जो 2 सब यूनिट है ये तो आर प्राइमर जोड़ता है, प्राइमर के सिंथेसिस, आरएनए प्राइमर के। और ये डीएनए रेप्लिकेशन के सिंथेसिस, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं ये 2 यूनिट। ये ड्यूल फंक्शन करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। और प्राइमर को भी, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमेज। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को क्या बोलेंगे हम? प्राइमेज। और सबसे पहले ये आते के साथ बच्चों यहाँ पे अपना 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और 3 प्राइम पे क्या है? गले का गुंडा OH ग्रुप जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है। ये थोड़ा सा तो बच्चों डीएनए अपना ऐसे ही, जैसे कि देखो यहाँ पे भी ये प्राइमर है, ये अटैच कर देता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पे इसको छोड़ देता है कि तू अटैक करते रहना। अब जब ये रेप्लिकेशन फोर्क इतनी खुली होगी, उसके बाद और ज़्यादा खुली यहाँ पे, इसके बाद ये बच्चों लैगिंग स्टैंड है ना, सेम टू सेम बच्चों ऐसे ही ये रेप्लिकेशन फोर्क इतनी खुली होगी, फिर इतनी खुली होगी, फिर इतनी खुली होगी। अब इसके सामने जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसकी जो 2A सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की, वो थोड़ा बहुत तो डीएनए सिंथेसिस करवाती है, परंतु बच्चों वो बहुत ही प्रोसेसिव नहीं है ये एंजाइम। ये एंजाइम का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, स्काई ब्लू कलर का। वेरी गुड। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, फॉर एग्जांपल ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है? ये अल्फा है, मान के चलो। इसने थोड़ी बहुत अपनी सिंथेसिस करवाई, जैसा हमने सोचा था उसने वैसा ही किया, परंतु गाइज इसमें वो बात नहीं थी। क्या नहीं थी? वो बात नहीं थी जो उसमें थी। किसमें थी? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा में। तो बच्चों ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, इसमें वो बात नहीं है जो उसमें थी। उसमें किसमें? तो जो डीएनए पॉलीमरेज थोड़ी बहुत तो ये अटैक करवाता है, परंतु जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा लो प्रोसेसिव एंजाइम, लो प्रोसेसिव, ये लो प्रोसेस है। इसलिए बच्चों इसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा की जगह। और मैंने बोला था ना आपको कि कुछ आदमी होते हैं जो पहले ही आके बैठ जाते हैं, और जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत थी वो पहले से ही था, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। चुपचाप यहाँ पे आके बैठा हुआ है वो, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये बच्चों हाइपोथेटिकल लाइन। और यहाँ पे जो प्राइमर की सिंथेसिस करवाई थी, इसको अलग कलर से मेंशन करना पड़ेगा, समझदार को इशारा ही काफी। ये प्राइमर था, यहाँ पे भी ये प्राइमर था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, इतनी रेप्लिकेशन फोर्क खुली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ही ये ये। फिर यहाँ पे जो डीएनए की बच्चों सिंथेसिस हुई, ये डायरेक्शन वही है जो आप समय 5 प्राइम से 3 प्राइम, इधर लिख लेता हूँ मैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ऐसे ही इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसके बाद बच्चों
डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सुड़पड़ तरीके से हुई। ये लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, ये लैगिंग स्ट्रैंड, ये बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड जो टुकड़ों में डीएनए सिंथेसिस करता, ऐसे ऐसे। और इधर बच्चों जो डीएनए सिंथेसिस किसने करवाई, जो यहाँ पे जो एंजाइम था स्काई ब्लू कलर का, वो स्काई ब्लू कलर का था, जो भी ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ये 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 एंजाइम था। लैगिंग स्टैंड पे कौन डीएनए सिंथेसिस करवाता है यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, जो हमने रेगुलेटरी प्रोटीन्स में भी डिस्कस किया था, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और लीडिंग स्टैंड पे बच्चों कौन सिंथेसिस करवाता है, एप्सिलॉन, जो पहले ही आके बैठा है यहाँ मीडियम में। कहाँ पे सर, आपने तो हमें नहीं बताया ये पहले कब आके बैठा। आपने नहीं सुना गुलाबी आदमी पहले आ गया था यहाँ पे, यस। एप्सिलॉन का ये यहाँ पे जिक्र तो चल रहा था, एक आदमी था ये एप्सिलॉन, CDC 45 और GINS के साथ ही आ गया था ये, कि मैं तो पहले ही चलता हूँ, मेरे को बाद में फिर शायद गाड़ी में जगह नहीं बचेगी, मेरे को कौन लेके जाएगा। तो ऐसे ये लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो पहले ही आ चुका था। ऐसे ही ये जो लीडिंग स्टैंड है इसकी सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और इसके बच्चों ये अलग डिफरेंट कलर का है, वोयलेट डेल्टा, लीडिंग स्टैंड की डेल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये है एप्सिलॉन, ये डेल्टा। इसको क्या, इस स्टैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। और इनको क्या बोलते हैं बच्चों, लीडिंग स्टैंड। इसको लैगिंग स्टैंड, जिसमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, इसको बच्चों लीडिंग स्टैंड। बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बच्चों आपके अंदर ये क्वेश्चन जहन में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, इसके पास भी डीएनए की पॉलीमरेज की एक्टिविटी थी, तो इसको यहाँ से रिमूव क्यों किया। तो बच्चों बात ऐसी है, कर दिया तो कर दिया, ऐसी कुछ नहीं है बात, ऐसे कैसे कर दिया। तो जो पॉलीमरेज की जो स्विचिंग है, पॉलीमरेज स्विचिंग वो क्यों हुई, पहले डीएनए पॉलीमरेज अल्फा था, उसकी 2A सब यूनिट भी डीएनए रेप्लिकेशन की सिंथेसिस करवा सकती थी। पर जो पॉलीमरेज स्विचिंग क्यों हुई, क्योंकि बिकॉज 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 BCA बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज सिंथेसाइज ए प्राइमर but after that it having low processivity in DNA polymerase alpha to add DNTPs। उसकी प्रोसेसिविटी बहुत धीरे है, वो सुस्त आदमी है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और हमें चाहिए रफ्तार, बहुत तेज रफ्तार। इसलिए जो स्विचिंग किस में होती है, इसलिए बच्चों जो डीएनए पॉलीमरेज को स्विच करके डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन के अंदर स्विचिंग हो जाती है, वॉयलेट कलर के एंड ब्लू कलर के, पिंक कलर के। सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा switches
टू डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डीएनए एंड और नहीं एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। एप्सिलॉन फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड, और बच्चों डेल्टा फॉर लैगिंग स्ट्रैंड। यस। अब बच्चों ये जो हमने यहाँ तक किया उसमें एक मज़ेदार टॉपिक है, आप उसको समझने का प्रयास करें। वो क्या है कि जैसे ये डीएनए है, फॉर एग्जांपल ये सारा ओपन डीएनए, ये यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल लाइन, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर आया, प्राइमर जोड़े किसने? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने, उसके पास प्राइमिंग एक्टिविटी है। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे ही इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे क्या था जो अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है फॉस्फेट के, वो क्या है? OH ग्रुप। और यहाँ पे कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होता है इन दोनों स्टैंड पे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, नॉन स्टॉप 3 days, सेम टू सेम इधर 3 days। और जो और प्राइमर है वो कहाँ पे लगते हैं? लैगिंग स्टैंड पे। जैसे कि ये 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 मान के चलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे, और सेम टू सेम ऐसे ही इधर की साइड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 5 टू 3 प्राइम। जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होती गई वैसे वैसे प्राइमर लैगिंग स्टैंड पे जुड़ते गए और डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती रही। बीच बीच में डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे ऐसे चलती रही, यहाँ तक स्टैंड बना, फिर यहाँ तक स्टैंड बना, फिर यहाँ तक स्टैंड, फिर यहाँ तक। अब इन प्राइमर को हटाना भी तो पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के अंदर डीएनए का सिंथेसिस हुआ। अब इनको हटाने के लिए कौन आएगा? बाहर से कोई आएगा, दूसरे विदेश से आदमी। कौन हटाएगा? हम ही तो हटाएंगे भाई। डीएनए प्राइमर रिमूवल। कौन आएगा बच्चों? प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल कौन करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनएज प्राइमर रिमूवल कर रहे थे, वैसे ही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में जो एक प्रोटीन है आरएनएज एच एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, FEN फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, FEN फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ये बॉन्ड ब्रेक करता है। इट ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड, और वहीं दूसरी तरफ ये क्या करता है? इट आल्सो ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड और बिटवीन राइबो एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड।
इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट ब्रेक लास्ट बॉन्ड, लास्ट बॉन्ड जो किस किस के प्रेजेंट है, किस किस के बीच में प्रेजेंट है, एक सेकेंड, जो आरएनए और राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइबो एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये बॉन्ड प्रेजेंट। ये किसके पास प्रॉपर्टी है, FAN, फैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। इसके आगे एक और क्या लिखा हुआ, फर्स्ट, FAN। अब बच्चों जैसे ये यहां से ये हटा दिए, ये प्राइमर रिमूवल हो रहा है बच्चों, देख लो इसको ढंग से। ठीक, अब इन गैप को कौन फिल करवाएगा, इन गैप को कौन फिल करवाएगा, जो लीडिंग स्टैंड है उसको तो कौन करवाएगा, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है, और जो लैगिंग है इनको कौन करवाएगा, DNA पॉलीमरेज डेल्टा। फिर इसके साथ और क्या आएगा, पर आप इस चीज को देखना, यहाँ पे जो 5 प्राइम एंड है ना, ये छोटा हो गया क्योंकि इस 5 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ सकते। ये देखो ऐसे, ये इतना छोटा हो गया। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये देखो, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो ये जो सारा जो भी इवेंट हमें इसी फोटो के अंदर देखा है, वो सारी चीजें लिख लेते हैं। क्या कुछ हो, प्राइमर रिमूवल RNase H और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, और गैप फिलिंग, गैप फिलिंग किसने की बच्चों, DNA पॉलीमरेज डेल्टा और DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन। डेल्टा ने लैगिंग स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड पे टुकड़े ही टुकड़े हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और एप्सिलॉन ने लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। इसके बाद एक और जो गैप सीलिंग का काम किसने किया बच्चों, DNA लाइगेज ने। किसने बच्चों, जो गैप सीलिंग, गैप सीलिंग किसने की बच्चों, DNA लाइगेज ने। बहुत ही सिंपल है DNA रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक, DNA लाइगेज। अब हम इस एक चीज को डिस्कस करेंगे, जो 5 प्राइम एंड की तरफ जो DNA रेप्लिकेशन है, वो DNA रेप्लिकेशन होने के बाद जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ये स्ट्रैंड का 5 प्राइम स्ट्रैंड का छोटा हो जाना। क्योंकि बच्चों DNA पॉलीमरेज को क्या चाहिए, DNA पॉलीमरेज को 5 प्राइम नहीं चाहिए, उसको 3 प्राइम OH चाहिए ने और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए। तो ये जो हर रेप्लिकेशन के अंदर क्या है बच्चों, हर रेप्लिकेशन के अंदर ये जो DNA का स्ट्रैंड है ये अपने आप छोटा होता चला जाता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें टेलोमरेज एंजाइम के बारे में और उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये कौन सा, लैगिंग स्टैंड पे ही है ये कहानी। किस पे है बच्चों, लैगिंग स्टैंड पे, जो कि इस प्रकार है। लैगिंग स्टैंड अपना दुख दर्द बतलाता है कि भाई साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं उतना नहीं हूं जितना मैं होना चाहिए था। ऑन लैगिंग स्टैंड, ऑन लैगिंग स्टैंड टेम्पलेट एक्सट्रीम एंड, जो लैगिंग स्टैंड क्या है, ऑन लैगिंग स्टैंड टेम्पलेट
एक्सट्रीम ends of chromosome or shorten और नॉट रेप्लिकेटिंग, टेम्पलेट स्टैंड है वो रेप्लिकेट नहीं हुआ, और नॉट रेप्लिकेटेड आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन। हर रेप्लिकेशन के बाद जो लैगिंग स्टैंड का जो टेम्पलेट का एक्सट्रीम एंड है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए जो न्यू स्टैंड है, नया जो स्टैंड सिंथेसिस हुआ है वो छोटा पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे और कितनी, और टेम्पलेट स्टैंड पता है क्या कह रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये घटते घटते मेरे जेनिक पोर्शन को भी उड़ा देंगे, इनको कोई शर्म नहीं है। वो सोच रहे हैं कि शायद मुझे मरना ही पड़ेगा। क्या है? तो बच्चों ये क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज, ये क्यों होता है भाई? डीएनए पॉलीमरेज is only able to add nucleotide on 3 prime end 3 प्राइम OH यहाँ पे ही अटैच कर सकता है। वो यहाँ पे जो लैगिंग स्टैंड है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 प्राइम है, फॉस्फेट है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच, और ये जगह किसकी बची हुई है, यहाँ पे प्राइमर था, प्राइमर को आरएनएज H और FEN ने रिमूव करवाया है, जिससे ये जगह अनरेप्लिकेटेड रहेगी लैगिंग स्टैंड की। और हम इस चीज को कैसे सॉल्यूशन पाएंगे, पर और आफ्टर सम रेप्लिकेशन, after some or more replications, the unreplicated single stranded DNA would eventually lead to loss of जीन का लॉस हो सकता है इवेंचुअली। और डीएनए पॉलीमरेज है बच्चों, वो यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता। ऐसे ही हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे वो अब हमें सोचना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड रेप्लिकेशन। अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन टीलोमर्स, जो डीएनए के एंड है, इन टीलोमर्स। जैसे कि हर एक सेल की एक हेफलिक लिमिट होती है। इन ईच सेल है कैंसर सेल, जर्म सेल और स्टेम सेल को छोड़ के, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईज नहीं कर सकते हैं। इन सेल्स हैव हेफलिक लिमिट, हेफलिक वो कितनी है बच्चों, 40 to 50। एक हेफलिक नाम के साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि भाई 40 to 50 टाइम्स किसी सेल में डिवीजन हो सकता है, और देन वो फिर ऑटोमेटिकली एपोप्टोसिस में चली जाती है, क्योंकि उसका जो टेलोमेरिक जो एंड है, उसका जो 3 अनरेप्लिकेटेड
जो एंड है लैगिंग स्टैंड की तरफ, वो धीरे धीरे इवेंचुअली छोटा होता चला जाता है, और जिससे जो जेनिक पोर्शन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है 40 to 50 टाइम्स डिवीजन डिवीजन देन सेल इवेंचुअली गो टू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के अंदर इवेंचुअली चली जाती है। जैसे कि हमारा ये रेप्लिकेशन का डीएनए है 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब इधर की तरफ ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये जैसे ये है। इधर तो डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूस हो गया बच्चों, इधर भी कंटिन्यूस हो गया। इधर ये लास्ट वाला जो प्राइमर हटाया था, तो ये तो डीएनए सिंथेसिस हो गया था, पर ये यहाँ पे रह गया था, रुक गया था। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला प्राइमर रुका, तो ये डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे रुक गया था। तो इस डीएनए की स्ट्रेंथ छोटी हो गई। अब नेक्स्ट जो डीएनए जाएगा उसमें तो ये इतना ही साइज है इसका, यहाँ तक, यहाँ तक, और इसका भी यहाँ तक है, जो पूरा नहीं है। तो हर रेप्लिकेशन के अंदर इस साइड जो डीएनए है उसका साइज घटता जाता है, ऐसे करके, ऐसे, मतलब कि ऐसे। इधर की साइड जो ये जो डीएनए है ये घट रहा है। अब इसका जो रेप्लिकेशन होगा तो फिर ऐसे ही ये बनेगी हाइपोथेटिकल लाइन, और फिर यहाँ से प्राइमर जुड़ेगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा। यहाँ से प्राइमर हटने के बाद वो डीएनए और भी छोटा होगा। तो ऐसे हर एवरी उसके अंदर इसकी स्टेप जो डीएनए पॉलीमरेज है वो छोटा हो जाता है, जिससे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेनिक सीक्वेंस प्रेजेंट था, तो नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से भी कट हो जाएगा। तो जेनिक सीक्वेंस, इफ जेनिक सीक्वेंस रिमूव और म्यूटेटेड, then cell go to apoptosis। तब सेल ऑटोमेटिक कहाँ पे चली जाएगी, एपोप्टोसिस के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा, कि इसका सॉल्यूशन दो तरीके से के हैं, कि एक तो टीलोमरेज जो एंजाइम है उसमें, और इसका नेचुरल सॉल्यूशन भी किसी ने निकाला होगा कि सर जो कैंसर सेल है, स्टेम सेल है और जो जर्म सेल है उनके पास ये दिक्कत नहीं है। तो स्टेम सेल्स को छोड़ के, स्टेम सेल्स, जर्म सेल्स और कैंसर सेल्स, इनमें ये कोई दिक्कत नहीं, इनकी हेफलिक लिमिट बहुत ज़्यादा है। इनका जो डिवीजन है, डिवीजन है इनका, कितना डिवीजन है सर, इनफाइनाइट है, इनकी कोई हेफलिक लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। समझ में आया? इन्होंने सोल्व कर दिया, दे सोल्ड एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इन्होंने एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट है, हम इस चीज़ को कैसे सोल्व करें। इन्होंने तो सोल्व कर लिया, पर हमारा भी तो कोई सोल्व जेड़ा होना चाहिए जो ऐसे होगा, इस प्रकार, जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम।
इसके दो तरीके हैं। एक फर्स्ट होते हैं प्राइमिंग प्रोटीन, जिनके पास एक स्पेसिफिक टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, उसके पास 3 प्राइम OH, सिमिलरली 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? एक तो होते हैं प्राइमिंग प्रोटीन, प्राइमिंग प्रोटीन। ये कैसे होते हैं? ये किन में प्रेजेंट होते हैं? जो बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया का जो DNA है, दोज बैक्टीरिया हैविंग लीनियर DNA और क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल वायरस एंड एनिमल वायरस। कुछ बैक्टीरियल वायरस है और एनिमल वायरस। जस्ट अ सेकेंड। कुछ बैक्टीरियल वायरस और एनिमल। तो कुछ बैक्टीरियल वायरस है और कुछ है एनिमल वायरस। और दोज बैक्टीरिया है लीनियर क्रोमोसोम, बैक्टीरियल वायरस, एनिमल वायरस। उनके पास क्या होता है बच्चों? प्राइमिंग प्रोटीन होते हैं, इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ हद तक। एक दिन तो म्यूटेशन 40 to 50 टाइम के बाद तो सेल को एपोप्टोसिस के अंदर जाना ही है, पर प्राइमिंग प्रोटीन उसको कहीं हद तक बचा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइव प्राइम से 3 प्राइम, और ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और इनका जैसे ही रेप्लिकेशन हुआ 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और तो यहाँ पे क्या क्या है इनके पास? प्राइमिंग प्रोटीन, जो OH ग्रुप, उनके टायरोसिन अमीनो एसिड के पास क्या है? OH ग्रुप। ये प्राइमिंग प्रोटीन क्या है? प्राइमिंग प्रोटीन हैव टायरोसिन अमीनो एसिड और टायरोसिन अमीनो एसिड हैव OH ग्रुप प्रेजेंट, OH ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही इधर जो लैगिंग स्टैंड, एक तो इधर की साइड है, यही है लैगिंग स्टैंड, और एक इधर है, यहाँ पे प्राइमिंग प्रोटीन जोड़ेंगे, और इसके पास सिमिलरली OH ग्रुप है। और DNA सिंथेसिस को बहुत ही जितना भी करवाना है इधर की तरफ, जैसे ये ऐसे करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे इसको ऐसे इधर। तो ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाती है। और दूसरा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कैसे कौन सोल्व करता है बच्चों? टेलोमरेज एंजाइम। कौन बच्चों? टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज, टेलोमरेज क्या है? ये एक RNA डिपेंडेंट, इसके पास खुद का एक RNA का स्टैंड होता है। ये क्या है? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी।
एक्टिविटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और ये बहुत ही प्रोसेसिव एंजाइम है, प्रोसेसिव एंजाइम, प्रोसेसिव एंजाइम है, हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। और आर इसके पास एक प्रोटीन है और इसके पास खुद क्या है, आरएनए डिपेंड, आरएनए का स्टैंड है, और ये डीएनए जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है। जो टेम्पलेट स्टैंड है ना, जो लैगिंग स्टैंड, जो टेम्पलेट स्टैंड है, ये उसी की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिससे फिर बाद में जो जेनिक पोर्शन है वो दूर रह जाता है, जो जिससे वहां तक डीएनए म्यूटेशन नहीं हो पाती 40 to 50 टाइम होने के बाद भी। जैसे ये है टीलोमरेज एंजाइम, इसका ये खुद का प्रोटीन है, ये है बच्चों टीलोमरेज, और इसके पास खुद का अपना आरएनए का स्टैंड है, और उसके उस पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, जैसे कि ये। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, AAUCCC, ये सीक्वेंस रिपीट है, AAUCCC ऐसे, ठीक है। और ये क्या क्या है, आरएनए का स्टैंड है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसलिए तो ये इस टेलोमरेज एंजाइम को बोलते हैं कि ये आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डीएनए का स्टैंड है जो डीएनए रेप्लिकेशन में छोटा रह गया था, जैसे कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसका जैसे ही रेप्लिकेशन हुआ, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ, तो यहाँ पे 5 प्राइम पोजीशन पे, 5 प्राइम पोजीशन ये छोटी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर, आरएनए प्राइमर हटा था, प्राइमर जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड थे, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड थे, जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने जोड़े थे, वो यहाँ से रिमूव करवाए थे, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए बच्चों, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 3 प्राइम OH ग्रुप और ट्राइफॉस्फेट जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, तो इसलिए ये डीएनए का स्टैंड है, ये छोटा रह गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम, जो यहाँ पे आके इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है। टीलोमरेज, टीलोमरेज एंजाइम आता है और इसका जड़ से निदान करता है। यहाँ तक 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसका जो स्टैंड है, आरएनए का जो स्टैंड है, वो क्या है यहाँ पे, AATTC, जैसे ये,
AAU CCC, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम एंड छोटा होता है। इसी डीएनए के स्टैंड पे ये ऐसे ही सिंथेसिस करता है। इस पे यहाँ पे क्या रहता है A और आगे जो भी सिंथेसिस करवाता है तो U का सिंथेसिस TGGG ऐसे, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे भी AAUCCC ऐसे रहता है। तो ये क्या सिंथेसिस करवाता है AA का क्या है थाइमिन, एडेनिन के अपोजिट क्या है थाइमिन, और यूरासिल के अपोजिट T, थाइमिन और एडेनिन गुआनिन इसका सिंथेसिस करवा। तो इसने क्या क्या किया, ऐसे ही मूव करता रहा। इसने क्या किया कि इस जो 3 प्राइम स्टैंड है इसको बढ़ा दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बढ़ाने से क्या हो गया बच्चों, प्राइम से 3 प्राइम इसको बढ़ा दिया। यहाँ पे जो स्टैंड बढ़ा दिया इसका क्या है TTAGGG, और इसको इसी टेम्पलेट स्टैंड को इसको आगे बढ़ा दिया TTAGGG 3 प्राइम, ये ऐसे। क्योंकि इसके पास सीक्वेंस क्या है AAUCCC AAUCCC, ये सीक्वेंस इसके पास प्रेजेंट है। तो इसने इस स्टैंड को पहले ऊपर वाले स्टैंड को ही यहाँ से बढ़ा दिया और फिर यहाँ से हो गया रिमूव। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो अपना आरएनए का टेलोमरेज, ये क्या हो गया रिमूव, ये रिमूव हो गया यहाँ से। इससे क्या हुआ बच्चों, इससे हुआ ये कि अब डीएनए का जो जेनिक पोर्शन है वो दूर चला गया। अब अगर ये छोटा भी होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेनिक पोर्शन अब यहाँ से दूर है। अब जैसे ये TTAGGC सीक्वेंस है, जैसे कि TTAGG सीक्वेंस, और इधर जो न्यू टेम्पलेट स्टैंड है, जो न्यू टेम्पलेट स्टैंड है वो वहीं की वहीं है बच्चों, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और अब यहाँ पे आता है डीएनए प्राइमर जो ग्रीन कलर का है। और यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर डीएनए प्राइमर कौन है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये यहीं तक था। अब यहाँ पे आता है डीएनए, क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब जेनिक पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल जेनिक पोर्शन यहाँ पे जीन ए था, अब ये बहुत दूर चला गया है इससे। अब फिर यहाँ से कटता आएगा डीएनए, फिर इसकी लेंथ बढ़ा देगा डीएनए ये टेलोमरेज, और यहाँ पे जो सिंथेसिस हो जाएगी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा, क्योंकि ये लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड की जगह है। ये यहाँ पे और कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और यहाँ पे सिंथेसिस करवा देगा। अब लास्ट के अंदर लाइगेज इनकी सिल डीएनए लाइगेज इनको ज्वाइन करवा देगा, डीएनए लाइगेज। समझ रहे हो, जिससे है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कुछ हद तक लगभग सोल्व हो जाती है।
ये नॉन जेनिक पोर्शन है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा क्रोमोजोम है वो जेनेटिक मटेरियल, जेनिक पोर्शन नहीं होता, उसका बहुत ही ज़्यादा हिस्सा वो क्या होता है, नॉन जेनिक होता है, जो काम का नहीं होता। तो अब ये कट जाएंगे दोबारा, फिर अगर यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होगी, जैसे ये पोर्शन जेनिक है, यहाँ पे जीन ए है, यहाँ तक दिक्कत आएगी, उससे पहले जो डीएनए टिलोआइसोमरेज है वो फिर इस स्टैंड को इंक्रीज कर देगा, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पे जुड़ के फिर इस डीएनए की सिंथेसिस करवा देगा, और डीएनए लाइगेज इस बॉन्ड को जोड़ देगा। इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है कि जेनिक पोर्शन ही यहाँ से कट हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं हो सकता। और आपने जैसे देखा होगा कि जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, उसकी जो स्ट्रक्चर है हम लगभग नहीं हमेशा ऐसी बनाते हैं, ये बजाय सीधे, हम सीधे नहीं बनाते, ऐसे कभी नहीं बनाते ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो लास्ट वाले जो सीक्वेंसेस है ये एक दूसरे में ये घूम जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये स्टैंड है और यहाँ पे सीक्वेंस है टी ए, टी टी ए, जी जी जी, और टी टी ए, जी जी जी, टी टी ए, जी जी जी, ये सीक्वेंस है, और 5 प्राइम एंड इधर है, और ये डीएनए यहाँ तक आ गया है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये कटता कटता यहाँ तक आ गया है। तो डीएनए का जो ये स्टैंड है ये घूम के इसी के पास आ जाता है, तब ये ऊपर से ये ऐसे ऐसे सिंथेसिस, और यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, जो TRF1 और TRF2 जो प्रोटीन होते हैं वो इसको सेफ गार्डिंग के लिए ही यहाँ पे रखे जाते हैं। TRF1, ये क्या है, TRF1 और TRF2, और यहाँ पे जो दो प्रोटीन है, यहाँ पे जो प्रोटीन उनका नाम है TIN2, TIN2, TPP1, TIN2 और TPP1, और यहाँ पे जो भी है पोर्ट वन प्रोटीन है। ये कौन से प्रोटीन है, ये पोर्ट 1 प्रोटीन, ठीक है, और ये है TRF1। अब ये सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स है, सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। ये जो डीएनए को सेल्टर करके रखते हैं, जो डीएनए के एंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट क्रोमोसोमल एंड। ये क्रोमोसोम्स के एंड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्या क्या है, TRF1, TRF2, TIN2, TPP1 और पोर्ट 1, ये सारे क्या है, पोर्ट 1, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैसे करके रखते हैं साहब, फॉर एग्जाम्पल, और ये जो आगे का जो स्टैंड बढ़ा हुआ है ये घूम के इधर ही आ जाता है, ये ऐसे 5 प्राइम से, ये फॉर एग्जाम्पल 3 प्राइम, और इधर की साइड जो स्टैंड है वो इसके अंदर ऐसे कुछ, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और यहाँ पे कौन ये है, ये प्रेजेंट है सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स, सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स TRF1, TRF2, TRF1, TRF2, TIN2, और TPP1, और ये सारे क्या है, पोर्ट 1N प्रोटीन, जो सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स की तरह होते हैं, जो डीएनए के एंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
इनको क्या बोलते हैं, पोर्ट 1 प्रोटीन, जैसे कि पोर्ट 1 प्रोटीन, ये क्या है, टी लूप की फॉर्मेशन करते हैं, टी लूप, और डीएनए के एंड्स को बचा के रखते हैं। इसलिए ही तो जो डीएनए का जो एंड है वो हमें इसके बजाय ऐसे दिखता, ऐसा ऐसे देखते हैं, जो डीएनए का क्रोमोसोम के एंड है वो ऐसे होते हैं, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऐसे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स है, इस सभी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट क्रोमोसोम एंड्स, क्रोमोसोम्स के एंड को प्रोटेक्ट करता है। और वन मोर थिंग इज दैट कि इनका जो टेलोमरेज का रेगुलेशन क्या है, जैसे जैसे ये मान लो ये डीएनए का स्टैंड है, ये घटता हुआ आ गया, फॉर एग्जांपल टेलोमरेज का रेगुलेशन, नॉट एग्जांपल, टेलोमरेज रेगुलेशन, इसके अंदर क्या है बच्चों, रेगुलेशन, कि जैसे ये डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है, और ये है, ये कटता कटता ये यहाँ पे आ लिया, यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम, जैसे यहाँ पे टी टी ए जी 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 टी टी ए जी जी जी, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही कम सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स बचे हुए हैं, जैसे TRF1 TRF2 TRF1 TRF2 TPP1 TPP1 एंड TP TIN2 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 और TPP1, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट 1 ये प्रोटीन प्रेजेंट है, पोर्ट 1। अगर इनकी जो संख्या कम है तो ये लो इनहिबिट करेंगे, इफ these proteins number quantity is low, then they low or less inhibit telomerase, लेस इनहिबिट टेलोमरेज, ये इनहिबिट का साइन है बच्चों, ये इनहिबिट, इसका मतलब क्या है, इनहिबिट करना, रोकना। क्योंकि अगर ये जो टेलोमरेज के जो एंड पे ये जो TRF1 और TRF2 जो प्रोटीन है, अगर इनकी जो संख्या क्वांटिटी है ये कम हुई, तो इसका मतलब कि ये बहुत सारे कट चुके हैं, और डीएनए के स्टैंड की जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा कट चुका है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन होने के बाद, और जेनिक पोर्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए हमें इस स्टैंड को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ये टेलोमरेज को इनहिबिट करेगा, लेस इनहिबिट करेगा, मतलब इनहिबिट करते हैं ये, बट लेस इनहिबिट करेगा। परंतु अगर दूसरी तरफ, अगर यहाँ पे, अगर इस डीएनए का जो स्टैंड है वो बड़ा है 5 प्राइम से, फॉर एग्जांपल 3 प्राइम, और यहाँ पे यहाँ से शुरू हो जाते हैं TRF1 TRF1 TRF2 TPP1 TPP1 TIN2 ऐसे, और पोर्ट 1 प्रोटीन्स, ये बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे TRF1 फिर दोबारा आ गया, TRF1 TRF2, ऐसे ही यहाँ पे भी, ये देखो
ऐसे, मतलब कि इनकी संख्या ज़्यादा है एंड पे। इसका मतलब कि जेनिक पोर्शन या इनसे बहुत दूर है, अभी इसके बीच में मोर डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस। तो ये है, अगर इनकी जो क्वांटिटी ज़्यादा है, इफ these TRF1, TRF2 और पोर्ट 1 टी TIN2 और TPP1 प्रोटीन्स आर मोर इन क्वांटिटी, ये ज़्यादा है क्वांटिटी पे, इसका मतलब जेनिक पोर्शन बहुत दूर है, तो दे मोर इनहिबिट टेलोमरेज, more in quantity then they more inhibit telomerase enzyme। इसके साथ बच्चों हमारा जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है वो समाप्त होता है। शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। एक बार हम दोबारा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या किस चीज़ें थी। ये हमने एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम के बारे में देखा। गैप फिलिंग डीएनए लाइगेज करता है, गैप सीलिंग डीएनए लाइगेज, गैप फिलिंग डीएनए डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा फॉर लैगिंग स्ट्रैंड और डीएनए एप्सिलॉन फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, और प्राइमर रिमूवल आरएनएज एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। वहीं प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो प्राइमर रिमूवल का काम है बच्चों वो आरएनएज एच करता है, और दूसरा क्या है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर, और गैप फिलिंग भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है वहाँ पे। ये एंड रेप्लिकेशन हमने डिस्कस कर लिया। जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो स्विच कर जाता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर। डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है जो डिसकंटिन्यूअस होती है, और एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। पॉलीमरेज स्विचिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये लो प्रोसेसिव एंजाइम है, लो प्रोसेसिविटी, बहुत धीरे चलता है डीएनए अल्फा। और ये MCM27 ये क्या है बच्चों, हेलिकेज प्रोटीन MCM22 MCM227, ये है क्या MCM227। GINS और CDC45, इनको रिक्रूट किसने किया था, SLD2 SLD3 और SLD2 SLD3 और इस प्रोटीन ने DPB11 ने। किन किन को, GIN CDC45 और एप्सिलॉन, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के बैठ गया था यहाँ पे। इनिशिएटर प्रोटीन ORC16, जिस इनको फॉस्फोराइलेट किसने किया, एस फेज के अंदर DDK काइनेज और CDK2 और साइक्लिन ए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछा गया, जो MCM27 है उसकी लोडिंग होती है G1 फेज के अंदर, और इसकी जो एक्टिवेशन होती है S फेज के अंदर है। तो अब हम जो बच्चों ये चीज़ें हमने आज डीएनए पॉलीमरेज, ये यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी आज हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज और उसका रिपेयर सिस्टम। थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। थैंक यू सो मच।